हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एनीमे की इस दुनिया में। तो इसमें हम फुल टाइम मैजिस्टर के सीजन 8 के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मोफान और अन्य जादूगर मरे हुए शासक और उसकी सेना से लड़ने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें डू शियाओ, झूमेंग, फेई जियाओ जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। योजना में मुख्य रूप से सफेद यिन प्रेतों और मरे हुए प्राणियों से निपटने के लिए जादूगरों को विशेष रूप से तैनात किया गया। मोफान को अनिच्छा से टीम में शामिल किया गया और याओ नान द्वारा उप कप्तान नियुक्त किया गया। मरे हुए प्राणियों की सेना के खिलाफ युद्ध में मोफान ने अपने डर के बावजूद साहस दिखाया। कोहरे और सर्दी से युद्ध का माहौल और भी खतरनाक हो गया, जबकि जादूगर अपनी ताकत और रणनीति से युद्ध की तैयारी कर रहे थे। दूसरी ओर फेंगू ने जी सांग से अपने बेटे की हत्या का बदला लेने की धमकी दी, जिसके बाद गौजी ने दावा किया कि उसने फेंक लियू को देखा था। तभी फेंगू ने मृतकों की आत्माओं से एक खतरनाक शक्ति का उपयोग किया, जिससे मृतकों की आकृतियां आंगन में उभरी। वापस युद्ध के मैदान पर मोफन और उसके साथी जादूगरों ने लाशों के खिलाफ युद्ध किया, जबकि शॉर्टी और यू किंगसू ने अपनी शक्तियों से लाश जनरल को रोकने की कोशिश की। यू किंगसू ने जादुई बेलों और कून के जंगल का उपयोग किया और मोफन ने उसकी मदद से लाश जनरल को नष्ट करने का प्रयास किया। अंत में लाश जनरल को पूरी तरह से फंसा लिया गया और जादूगरों ने उसे खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन तभी यू किंगसू को अचानक पीछे से आती आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे एहसास होता है कि मृत्यु बहुत करीब है। अब आगे यू किंगसू और उसके समूह को अचानक एक बेहद खतरनाक गला काटने वाला सींग वाला दानव का सामना करना पड़ता है, जो अंधेरे में छिपकर हमला करने की क्षमता रखता है। ये दानव एक ऐसी प्रजाति है जो छाया से बाहर निकलकर जादूगरों के गले को चुपके से काट सकती है, और इसके शिकार आमतौर पर शक्तिशाली जादूगर होते हैं। इस खतरनाक दानव के पीछे का मकसद यू किंगसू को खत्म करना था, क्योंकि वह समूह के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती थी। शॉर्टी, जो अंधेरे तत्व के प्रति अत्यधिक संवेदनशील था, ने यह समझ लिया कि इस दानव से बचने का तरीका केवल प्रकाश जादू से ही हो सकता है। उसने बताया कि प्रकाश तत्व, जो आमतौर पर कम प्रभावी माना जाता है, गला काटने वाले दानव के खिलाफ बेहद उपयोगी था, क्योंकि इससे उसकी छाया को आसानी से उजागर किया जा सकता था। शॉर्टी ने बताया कि पहले भी एक शिकारियों का दल इस दानव के कारण मारा गया था, क्योंकि उनमें कोई प्रकाश जादूगर नहीं था जो इस खतरे का सामना कर पाता। मोफन ने पूरी स्थिति को समझते हुए शॉर्टी और अन्य जादूगरों को गला काटने वाले दानव का पीछा करने का आदेश दिया, जबकि खुद वह कपड़े में लिपटे शव जनरल का सामना करने के लिए तैयार था। मोफन ने बताया कि अगर इस दानव को छोड़ा गया तो यह भविष्य में और भी बड़े खतरे का कारण बन सकता था। शॉर्टी, जो प्रकाश जादू में माहिर था, ने यह सुनिश्चित किया कि प्रकाश से पूरे कमरे को रोशन कर दिया जाए, ताकि गला काटने वाला दानव कहीं भी छिप न सके। शॉर्टी ने अपनी हाथ की सफेद रोशनी की गेंद को कब्र की छत पर फेंका, जिससे पूरे कक्ष में तेज रोशनी फैल गई और अंधेरा दूर हो गया। इस प्रकाश से यू किंगसू ने पूरा वातावरण देखा, लेकिन गला काटने वाले सींग वाले दानव को नहीं ढूंढ पाई। उसने अनुमान लगाया कि शायद वह किसी और सुरंग से भाग गया होगा। शॉर्टी ने यह मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह दानव खंभे के पीछे छिपा हुआ है। यू किंगसू ने बिना देर किए बिजली की एक आक्रामक स्ट्राइक खंभे के पीछे फेंकी। जैसे ही बिजली ने खंभे के पीछे की छाया को रोशन किया, एक राक्षस सेनापति की रूपरेखा दिखाई दी। हालांकि लाइटनिंग स्ट्राइक जैसा साधारण मंत्र उस दानव पर बहुत प्रभावी नहीं था, और गला काटने वाला सींग वाला दानव जल्दी ही अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला। शॉर्टी ने अपने साथी जादूगरों को आदेश दिया कि वे दानव को पकड़कर मार डालें, क्योंकि अब उसे छाया का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। शॉर्टी ने बताया कि अगर दानव अपनी छाया से नहीं भाग सकता तो वह बस एक सामान्य सेवक श्रेणी के दानव की तरह हो जाएगा। इस रणनीति को सुनकर स्कारफेस ने शॉर्टी की सराहना की और उसे अंगूठा दिखाया, यानी उसकी योजना पूरी तरह से सही थी। चैम्बर में एक जबरदस्त धमाका हुआ,
जब लिटिल फ्लैम बेले का आग का गोला कपड़े में लिपटे लाश जनरल से टकराया। धमाका इतना जोरदार था कि कक्ष का आधा हिस्सा आग की लपटों से गिर गया और दीवारों से पत्थर व धूल गिरने लगे। कपड़े में लिपटा लाश जनरल आग के गोले से जलने लगा और कक्ष में गिर पड़ा। हालांकि वह मरा हुआ नहीं था, उसने मृत होने का नाटक किया और लिटिल फ्लेम बेले को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन मो फैन ने उसे बचने का मौका नहीं दिया और एक शक्तिशाली मुक्का मारा, जिससे वह हवा में उछलकर दीवार से टकराया और जलकर राख हो गया। इसके बाद लिटिल लोच पेंडेंट में एक योद्धा स्तर का आत्मा अवशेष तैरने लगा। यह आत्मा अवशेष पेंडेंट में एक एम्बर ऑब्जेक्ट के रूप में परिष्कृत हुआ, जो लिटिल लोच पेंडेंट की क्षमता को दिखाता है। यह साबित हुआ कि पेंडेंट न केवल साधारण आत्मा अवशेषों को बल्कि योद्धा स्तर के आत्मा अवशेषों को भी परिष्कृत कर सकता है। मोफैन को यह पता चला कि योद्धा स्तर के आत्मासार की कीमत करीब 20 मिलियन आरएमबी है, लेकिन उसे यह आत्मासार बेचने का मौका नहीं था, क्योंकि इसे केवल स्टार्स को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। मो फैन ने योद्धा स्तर के आत्मासार का प्रयोग करने का फैसला किया और देखा कि इसे अपनी स्टार्स को मजबूत करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने पहले 34वें स्टार को इस सार से मजबूत किया और देखा कि स्टार ने उसे तेजी से अवशोषित किया और चमकने लगा। मो फैन को यह जानकर खुशी हुई कि योद्धा स्तर का आत्मासार उसके बाकी स्टार्स को भी मजबूत कर सकता है। इस प्रकार उसने अपनी बाकी स्टार्स को भी बढ़ाया और उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। मो फैन ने योद्धा स्तरीय आत्मासार का उपयोग कर अपनी स्टार्स को और भी मजबूत किया। उसने पाया कि एक योद्धा स्तरीय आत्मा सार में औसतन 5 स्टार्स को मजबूत करने की क्षमता होती है। हालांकि इसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है कि कितने स्टार्स को वह मजबूत कर सकता है। मो फैन के पास अब 38 स्टार्स थे और वह केवल 11 स्टार्स दूर था अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से। यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हो रही थी। इसके अलावा मो फैन ने चौथी श्रेणी की फायरी फिस्ट के बारे में सोचा, जो बहुत शक्तिशाली था और डोंग फैंग ली के पहले स्थान प्राप्त करने की वजह बनी थी। लेकिन मो फैन ने लिटिल फ्लैम बेले के साथ मिलकर डोंग फैंग ली के जादू पर काबू पा लिया था और अब उसकी उल्कापिंड मुट्ठी की ताकत चौथी श्रेणी की फायरी फिस्ट से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। मो फैन का फायर सीड रोज फ्लेम अब और भी मजबूत था और अगर वह चौथी श्रेणी की फायरी फिस्ट में महारत हासिल कर लेता तो उसकी ताकत एक उन्नत मंत्र के समान हो सकती थी। यह मो फैन को शत्रुओं के खिलाफ एक डरावना और शक्तिशाली जादूगर बना सकता था, क्योंकि उसकी जादू की शक्ति बहुत मजबूत हो चुकी थी। शॉर्टी, जो गालियां में बकते हुए गला काटने वाले सींग वाले दानव को नियंत्रित कर रहा था, ने अपनी लाइट प्रोटेक्शन रैम्पर्ट से एक प्राचीर का निर्माण किया। यह प्राचीर गला काटने वाले सींग वाले दानव के लिए एक पिंजरे के समान था, जिसमें घुसने की वह हिम्मत नहीं कर सकता था। शॉर्टी ने धीरे धीरे दानव को इन प्राचीरों से घेर लिया, जिससे उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। यू किंगसू, जो पहले से ही दानव के प्रति गुस्से से भरा हुआ था, ने तुरंत बिजली का एक प्रहार पिंजरे के ऊपर फेंका, जो सीधा गला काटने वाले सींग वाले दानव पर गिरा और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। यह दानव कपड़े में लिपटे लाश जनरल से भी कमजोर था। बिजली के प्रहार से उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वह अधमरा हो गया। उसे देखकर साफ लग रहा था कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। शॉर्टी ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक चमकदार लाइट स्पेल का उपयोग करते हुए पिंजरे में प्रकाश का गोला फेंक दिया। दूधिया सफेद रोशनी से तेज धार वाली किरणें निकलीं, जो गला काटने वाले सींग वाले दानव के शरीर को नुकीली तलवारों की तरह काट रही थीं। ये सफेद रोशनी की धारियां इतनी तीव्र थीं कि उसके काले शरीर में कई छेद हो गए और वह कुछ ही पलों में टूटकर बिखर गया। आखिरकार केवल एक काला आवरण, जिसे भूतिया आवरण कहते हैं, जमीन पर गिरा, जो इस बात का प्रतीक था कि दानव ने खुद को किसी तरह से भूत आवरण से जोड़ा हुआ था। शॉर्टी की आंखें उस भूतिया आवरण को देखकर चमक उठीं।
वह जानता था कि यह एक अनमोल वस्तु थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करते हुए अपने चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने उसे उठाते समय यह दिखाने की कोशिश की कि वह सिर्फ एक साधारण वस्तु है। शॉर्टी ने भूतिया आवरण को अपनी थैली में डाल लिया, जैसे उसे इसकी असली कीमत का पता नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि यदि वह इसे ऊंचे दाम पर बेच सके तो वह अच्छा पैसा कमा लेगा। तभी क्रॉस स्कार वाले आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि वह जानता था कि यह आवरण कितना कीमती है। उसने यह भी कहा कि शॉर्टी यह नहीं कह सकता कि वह इस आवरण की कीमत नहीं जानता, क्योंकि वह दानव की चालाकी से पहले से परिचित था। शॉर्टी का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने सोचा था कि यह आवरण उसके पास ही रहेगा, लेकिन स्कारफेस उसकी चालाकी को समझ गया था। फिर भी उसने अपनी चालाकी से कहा कि यदि वह इसे ऊंचे दाम पर बेच सकता है तो वह दूसरों के साथ लूट का हिस्सा बांटने पर विचार कर सकता है। यू किंगसू भी इसमें सहमत हो गया कि लूट का बंटवारा किया जाएगा, और इस तरह उन्होंने इस बहुमूल्य भूतिया आवरण का फैसला किया। मो फैन और उसके साथी कब्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहर अंधेरा छाया हुआ था और चारों ओर लाशों का एक बड़ा समूह था। ये लाशें चालाक लाश जनरल और प्रेत जनरल की योजना के तहत पहले से ही इलाके को घेर चुकी थीं। चेहरों, लाशों और कटे फटे अंगों के डरावने दृश्य ने सभी को खौफ में डाल दिया था। शॉर्टी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जल्दी से भागने का सुझाव दिया और मो फैन ने बिना देर किए लिटिल फ्लेम बेले को आगे बढ़ने का आदेश दिया। लिटिल फ्लेम बेले ने आकाश में उड़ते हुए आग की एक विशाल धारा छोड़ी, जो जमीन पर एक जलता हुआ कालीन बिछा रही थी। ये आग इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास के सभी मरे हुए जीव या तो जलकर खाक हो गए या अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लिटिल फ्लैम्बेले की यह आग गुलाब की लौ से भी अधिक विनाशकारी थी। हालांकि वह अभी अपने युवा अवस्था में थी और अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर पा रही थी। शॉर्टी ने मोफैन की प्रशंसा की कि उसका अनुबंधित जानवर 4-5 मध्यवर्ती आग जादूगरों के बराबर ताकत रखता है। मोफैन ने शॉर्टी को फालतू बातें छोड़ने के लिए कहा और उसे अपनी तेज रोशनी का इस्तेमाल करके उनके पीछे खड़ी लाशों की आंखों को अंधा करने को कहा, ताकि वे उन्हें देख न सकें और पीछा न कर सकें। मोफैन और यू किंगसू ने अपने बिजली के जादू का उपयोग किया और मरे हुए लोगों के एक बड़े समूह को पंगु बना दिया। मोफैन की चौथे स्तर की बिजली का प्रभाव यू किंगसू की बिजली से कहीं अधिक था, जिसने मरे हुए लोगों को और करीब आने से रोक दिया। स्कारफेस ने चिल्लाकर बताया कि मुख्य समूह उनके करीब ही था और उन्हें वहां पहुंचना चाहिए। चारों अपने मैजिक बूट्स का उपयोग करके तेजी से मुख्य समूह की ओर बढ़े। इस बीच क्रॉस स्कार वाले आदमी ने अपने हाथों में बर्फ की बेड़ियां बनाई और उन्हें जॉम्बी के एक समूह पर फेंक दिया, जिससे वे जमीन पर गिर गए और आगे नहीं बढ़ पाए। अब वे मुख्य समूह से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर थे। सभी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और तेजी से दौड़ते हुए काली रेत पर आगे बढ़े। रास्ते में शॉर्टी ने एक शानदार रोशनी उत्पन्न की, जिससे मरे हुए लोग पीछे हट गए। रोशनी इतनी तीव्र थी कि लाशें उसके करीब आने से डरने लगीं। जब रोशनी धीमी पड़ी और मरे हुए लोगों को फिर से दिखाई देने लगा, तब तक वे 400 मीटर से अधिक दूरी पर पहुंच चुके थे और मरे हुए लोगों के एक और समूह के बीच घिर गए। इसके बाद स्कारफेस ने अपनी ताकत दिखाई और विंड डिस्क स्काई स्नेयर का उपयोग किया, जिससे उसने हवा को नियंत्रित करके रास्ते में आई बाधाओं को दूर किया। हवा के अवरोध ने तेजी से आने वाली लाशों को पीछे गिरा दिया और कुछ ही समय में सड़ी गली लाशें जमीन पर गिरकर बिखर गईं। मोफान ने जल्दी से आत्मा अवशेषों को अपने लिटिल लोच पेंडेंट में संग्रहित कर लिया और साथियों को आगे बढ़ने का संकेत दिया। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें चारों दिशाओं से और भी ज्यादा लाशों ने घेर लिया। इन जॉम्बी के झुंड में हर दिशा में 20 से ज्यादा जॉम्बी थे, जिनकी गति सामान्य इंसानों से 2-3 गुना तेज थी। इनमें से कुछ जॉम्बी इतने तेज थे कि उनकी परछाइयां तक दिखाई नहीं दे रही थीं। स्थिति को बिगड़ते देख मोफान ने अपने साथियों से कहा कि वे रुके नहीं, क्योंकि अगर जॉम्बी का ज्वार उन तक पहुंच गया
तो मुख्य समूह से जुड़ना असंभव हो जाएगा। इसके बाद मोफान ने फैसला किया कि वह इन सभी जॉम्बी को एक ही बार में खत्म करेगा। उसने अपने साथियों को अपने करीब रहने के लिए कहा ताकि वह अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर सके। शॉर्टी ने मोफान की सुरक्षा करने का आश्वासन दिया और उसके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हो गया। मोफान ने अपने पैरों के नीचे स्टार पैटर्न का निर्माण किया जो चमकता हुआ लाल रंग का था। इसके बाद उसने अपना अग्नि जादू आग की मुट्ठी 9 हॉल का उपयोग किया। मोफान ने अपनी मुट्ठी जमीन पर मारी जिससे काली मिट्टी में भयंकर गर्मी फैल गई। आसपास का माहौल अंधकार से घिरा हुआ था, लेकिन इस अंधेरे के बीच 9 आग के खंभे 9 हॉल के आकार में उभर आए जो आसमान की ओर बढ़ रहे थे। इन खंभों से उठती लपटों ने पूरे इलाके को ढक लिया। आग की लहरें और जलती हुई लपटें दूर दूर तक फैल गईं, जिससे 100 मीटर का क्षेत्र चिलचिलाते हुए आग से भर गया। जैसे ही तीनों ज़ॉम्बी के समूह इस क्षेत्र में दाखिल हुए, उन पर आग के खंभों की चपेट में आकर वे एक के बाद एक वाष्पीकृत हो गए, यहां तक कि उनके पीछे राख भी नहीं बची। ये दृश्य ऐसा था जैसे मोफान ने अपने शक्तिशाली जादू से लाशों का सफाया कर दिया हो। इस विनाशकारी आग के बाद इलाके में सन्नाटा पसर गया और मोफान तथा उसके साथियों ने राहत की सांस ली। स्कारफेस और यू किंगसू, जो मोफान की ताकत देख रहे थे, अब समझ गए कि याओ नान ने मोफान को टीम का उपकप्तान क्यों चुना था। मोफान ने अपनी छोटी लौ बेले को फिर से आग उगलने का आदेश दिया, जिसने एक चमकदार लाल चादर जैसी लपटें बिछा दी। इससे रास्ते की सभी लाशें हरे प्रकाश बिंदुओं में बदल गईं और मोफान के पेंडेंट की ओर तैरने लगीं। यू किंगसू ने अपने बिजली जादू थंडरबोल्ट वाइल्ड डांस का प्रयोग कर पीछे की लाशों को खत्म कर दिया। ये बिजली के हमले जॉम्बी को खून की धुंध में बदल रहे थे। इस दौरान शॉर्टी ने मुख्य समूह को 300 मीटर की दूरी पर देखा, जो अब जॉम्बी से निपटने में जुटा था। जैसे ही मोफान, शॉर्टी, यू किंगसू और स्कारफेस ने मुख्य समूह से फिर से संपर्क किया, उन पर हमला कर रहे जॉम्बी का दबाव काफी कम हो गया, क्योंकि अब मुख्य समूह भी मोफान और उसके साथियों की मदद कर रहा था। मुख्य समूह ने उनके बचाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। जो मिन और मुबाई ने पीछे से जॉम्बी को संभाला। एक शिकारी ने खून के टैटू वाले 5 मीटर लंबे विशाल जानवर को बुलाया, जिसने मरे हुओं को अपनी ताकत से धराशायी करना शुरू कर दिया। यह योद्धा स्तर का जानवर इतना शक्तिशाली था कि लाशें उसके सामने कमजोर दिखने लगीं। याओ नान ने ऊपर से आदेश दिया कि सभी अवरोध हट गए हैं और अब पूरी गति से आगे बढ़ सकते हैं। याओ नान हवा में सेना के ऊपर चक्कर लगाते हुए आगे की स्थिति पर नजर रख रहा था। उसने देखा कि लाशों के बीच सफेद वस्त्रों में तैरते हुए भूतिया जीवों का एक बड़ा समूह आ रहा है। उनके शरीर आधे पारदर्शी थे, मानो वे हवा में तैरते हों। याओ नान ने इस खतरे को देखकर अपनी सेना को तेजी से आगे बढ़ने का आदेश दिया। अग्नि जादूगर सेना की मुख्य शक्ति बन गए थे। उनके द्वारा फेंकी गई आग की लपटें लाशों पर भारी पड़ रही थीं। हर बार जब वे लाशों पर आग की मुठ्ठियां फेंकते तो मांस और खून हवा में उड़ने लगता और लाशें झुलसकर गड्ढों में गिर जाती। प्रकाश जादूगर भी सेना के साथ आगे बढ़ते रहे ताकि अन्य समूहों के साथ इकट्ठा हो सके। अंधेरे में जादू की रोशनी सेना के लिए सबसे बड़ा संकेत बन गई थी, जिससे वे अपना रास्ता पहचान पा रहे थे। मध्यवर्ती स्तर के जादूगरों में सबसे ज्यादा अग्नि जादूगर थे, जिनकी आग से सुरक्षा का मार्ग बनता जा रहा था। आग से निकलती लाल लपटें एक उज्ज्वल रास्ते का निर्माण कर रही थीं, जो सेना को सुरक्षा और आत्मविश्वास दे रही थी। यह लपटें न केवल मरे हुए जीवों को पराजित कर रही थीं, बल्कि मानव सेना को अंधकार और खतरे के बीच एक सुरक्षित मार्ग भी प्रदान कर रही थी। उसी समय याओ नान ने देखा कि काले धुंध का एक बड़ा तूफान सेना के एक अन्य हिस्से की ओर बढ़ रहा है। यह काली धुंध एक विशाल रेत के तूफान की तरह दिखाई दे रही थी, जो सभी जादूगरों को नष्ट करने का इरादा रखती थी। काले धुंध में से एक मांसल टेंटेकल जैसी वस्तु अचानक तेजी से बाहर निकली और आसमान में घूमने लगी। स्वर्गीय ईगल बैटलमेज ने खतरे का अलार्म बजा दिया और सेना ने तुरंत इस नए भयावह खतरे से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। पर अचानक
एक भयानक घटना घटी। एक लंबा मांसल तंतु जैसा अंग जो किसी ट्यूमर या विशाल जीव की तरह दिखता था, काले रेत के तूफान से बाहर निकला और बिजली की गति से स्वर्गीय ईगल जादूगर के गरुड़ को छेद दिया। इस हमले से स्वर्गीय ईगल की जान चली गई। उसका शरीर सूखकर हड्डियों में बदल गया और वह पूरी तरह नष्ट हो गया। इस विनाशकारी हमले से ईगल जादूगर भयभीत हो गया और आसमान से नीचे गिर पड़ा। इस भयानक घटना ने सभी को आतंकित कर दिया। सैनिक समझ गए कि यह कोई साधारण लाश नहीं थी, बल्कि एक कमांडर स्तर का लाश अधिकारी था, जो बेहद शक्तिशाली और विनाशकारी होता है। सामान्य लाशों और लाश जनरलों के मुकाबले लाश अधिकारी एक पूरी सेना को कुछ ही मिनटों में नष्ट करने की क्षमता रखता था। जादूगरों की संख्या और उनकी मध्यवर्ती शक्ति भी इस खतरे का सामना करने के लिए अपर्याप्त थी। सैनिकों के बीच डर और घबराहट फैल गई। जादूगरों ने अन्य समूहों को सहायता संकेत भेजने का अनुरोध किया, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या में उन्नत जादूगर थे। लेकिन याओ नान, जो स्थिति पर नियंत्रण में था, घबराए हुए सैनिकों को फटकारते हुए आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसने सैनिकों की धीमी प्रगति और भय का मजाक उड़ाते हुए उन्हें चलने के लिए कहा। याओ नान ने देखा कि मोफान और बाकी लोग फिर से समूह में शामिल हो गए थे, जिससे उसे कुछ राहत मिली। उसने अपनी सख्त आवाज में आदेश दिया, वाइस कैप्टन, मेरे साथ आओ और इस लाश अधिकारी को खत्म करने में मेरी मदद करो। याओ नान के आत्मविश्वास और साहस ने सेना का मनोबल बढ़ाया। उसे पता था कि लाश अधिकारी से निपटना बेहद खतरनाक था, लेकिन उसने मोफान के साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। याओ नान का साहस और दृढ़ता जादूगरों को प्रेरित कर रही थी, और उनके पास अब इस भयंकर दुश्मन का सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। याओ नान ने मोफान को बिना किसी देरी के उसके कॉलर से पकड़कर हवा में उठा लिया और कमांडर स्तर के मरे हुए प्राणी से लड़ने के लिए काली धुंध में ले गया। उन्होंने नीचे जमी लाशों की विशाल सेना के ऊपर से उड़ान भरी और सीधे रेत के तूफान की ओर बढ़ने लगे, जहां लाश अधिकारी छिपा हुआ था। टीम के अन्य सदस्य यह देख रहे थे और उनकी चिंता बढ़ रही थी। उनमें से कुछ को यकीन था कि केवल याओ नान और मोफान जैसे मध्यवर्ती जादूगर इस खतरनाक प्राणी के सामने टिक नहीं पाएंगे। जियांग ली और जोउ मिंग ने कहा कि यह कमांडर स्तर का मरा हुआ प्राणी है, जिसे साधारण जादूगरों के लिए हराना लगभग असंभव है। फिर भी टीम ने फैसला किया कि याओ नान और मोफान का साहस बेकार नहीं जाने देना चाहिए, और सभी मिलकर बाकी लाशों का मुकाबला करने में जुट गए। तो इसी के साथ सीजन 8 का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट जल्द से जल्द मिल सके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।